तो चलो आज के टॉपिक से हम स्टार्ट करते हैं। क्या आज का टॉपिक है? आज का पहला सम ले रहा हूं। एंथनी अ पार्टनर वाज बीइंग गारंटेड दैट इज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स विल नॉट बी लेस देन ₹6,000 पर एनम। इसमें कुछ पार्टनर्स, उसमें एक पार्टनर है एंथनी, उससे हमने गारंटी दी कि हम तुझे कम से कम 60,000 का प्रॉफिट हम तुझे देंगे ही देंगे। डेफिशिएंसी इफ एनी वाज टू बी बोर्न बाय अदर पार्टनर्स अमर एंड अकबर इक्वली। उसकी डेफिशिएंसी बाकी के पार्टनर्स इक्वली बेयर कर रहे हैं। फॉर द ईयर एंड 31 मार्च द फर्म इंकर्ड अ लॉस ऑफ ₹1,80,000। कंपनी को 1,80,000 का लॉस हो गया इस साल। What amount will be debited to Amar's capital account in total at the end of the year? क्या तुम्हें अमर का बैलेंस बताना कितना आएगा? तो हम इसको कैसे हम शॉर्ट में सॉल्व कर रहे हैं। 180 का अगर लॉस है, अगर हम इसको तीनों पार्टनर्स में डिवाइड करें तो 60,000 ईच आ रहा है तीनों का। अब एंथनी को हमने प्रॉफिट बोला था 60 का, हम उसको लॉस देना है 60 का, यानी इससे टोटल हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे? 1,20,000 जो अमर और अकबर दोनों देंगे इक्वली। 60 का लॉस भी कंपेंसेट करना, प्रॉफिट की हमने उसको गारंटी दी थी, तो उसे टोटल देना है 1,20,000। ये 120 को इन दोनों में बांट दो इक्वली, यानी 60 अमर देगा, 60 अकबर देगा। तो अमर को वैसे ही लॉस होता 60 का, उसके ऊपर उसको 60 और देने पड़ेंगे एंथनी को, तो वो टोटल कितने से डेबिट होगा? 120 से। तो इसका आंसर है बी कि हम अमर को कितने से डेबिट करेंगे? 1,20,000 से हम उसको डेबिट करने वाले। तो तुम्हें ये वर्किंग अपने लिए समझनी है, खाली तुम्हें कहीं शो नहीं करनी। तुम्हें सिर्फ जब आंसर्स दोगे तो प्रॉपर्ली बी मेंशन कर देना, 120 मेंशन कर देना, बस तुम्हें दोनों चीजें मेंशन करनी होंगी। और एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल है असर्शन रीजनिंग का है। पार्टनर्स करंट अकाउंट्स आर ओपन व्हेन देयर कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। जब हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो हम सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो हम कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों बनाते हैं। तो ये पहली स्टेटमेंट हमारी गलत है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है पार्टनर्स करंट अकाउंट्स आर ओपन व्हेन देयर कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड होती है तो करंट अकाउंट बनता है, फ्लक्चुएटिंग में नहीं बनता। In case of fixed capital, all the transactions other than capital are done through current account of the partners. जब हमारी कैपिटल फिक्स्ड होती है तो सारी एंट्रीज हम कैपिटल के अलावा करंट अकाउंट में शो करते हैं। तो ये हमारा सही है। तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो ये हमारा पहली सेंटेंस गलत है, असर्शन गलत है, रीजनिंग के हिसाब से हमारा आर सही है। एक और एग्जांपल, ये भी थियरी का, ये तुम्हारा फोरफीचर ऑफ शेयर्स लीड्स टू रिडक्शन ऑफ डैश कैपिटल। फोर फीचर करने से हमारी कौन सी कैपिटल रिड्यूस होती है? तुम्हें पता होगा ऑथोराइज्ड कैपिटल होती है, इशूड होती है, सब्सक्राइब्ड होती है। ऑथोराइज्ड पे इशूड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर तुम किसी के शेयर्स छीन लेते हो तो जो हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल है वो हमारी रिड्यूस हो जाएगी। तो इसका आंसर है तुम्हारा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। नेक्स्ट एग्जांपल है मून लिमिटेड इशूड 40,000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ सर्टेन रेट ऑफ डिस्काउंट। हमारी कंपनी 40,000 डिबेंचर इशू कर रही है, 100 रुपए का एक डिबेंचर है, 40 लाख के हो गए। रेट ऑफ डिस्काउंट कुछ है मगर हमें रेट ऑफ डिस्काउंट गिवन नहीं, वही हमें निकालना है। एंड वर टू बी रिडीम्ड एट 20% प्रीमियम, हमें इनको रिडीम करना था प्रीमियम के ऊपर। तो एग्री करोगे, मेरे 40,000 डिबेंचर है, 100 रुपीज का ईच है, तो 40 लाख के डिबेंचर्स हो गए जिसे हम प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं 20%। तो 40 लाख का 20% तुम्हारा हो गया 8 लाख, यानी हमारा जो प्रीमियम है वो 8 लाख रुपीज का है। अब तुम सब जानते हो प्रीमियम हो या डिस्काउंट हो, उसे हमें प्रॉफिट लॉस से राइट ऑफ करना होता है। तो ये प्रीमियम हमारा 8 लाख रुपए है जिसे हमें राइट ऑफ करना है। एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम बिफोर इश्यूइंग ऑफ दिस डिबेंचर्स वाज ₹12 लाख एंड आफ्टर राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स द बैलेंस इन सिक्योरिटीज प्रीमियम वाज 2 लाख। हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम 12 लाख का था। अभी थोड़ा टॉपिक के बारे में पहले समझे। कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम से लॉस को राइट ऑफ कर सकती है। इस लॉस में हमें यह पता चल गया 8 लाख तो हमारा प्रीमियम की वजह से, बाकी का डिस्काउंट की वजह से होगा। अब कंपनी के पास टोटल सिक्योरिटीज प्रीमियम 12 लाख का था, जिसमें से सिर्फ हमारे पास 2 लाख बैलेंस बच रहा है, यानी हमने यहां से कितना राइट ऑफ कर दिया? 10 लाख रुपीस। तो हमने प्रीमियम से 10 लाख रुपए राइट ऑफ किया, जिसमें से प्रीमियम का अमाउंट था 8 लाख। तो अगर 10 लाख में से 8 लाख प्रीमियम का है तो बाकी का हमारा डिस्काउंट का होगा, यानी कंपनी ने 2 लाख रुपए के डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू करे विच आर रिडीमेबल एट 8 लाख का प्रीमियम। तो 2 लाख का डिस्काउंट है, 8 लाख का प्रीमियम है। अब तुमसे यही पूछा गया, ये जो 2 लाख का डिस्काउंट, ये कितना रेट ऑफ डिस्काउंट है? तो देखो क्या लिखा है, एट व्हाट रेट ऑफ डिस्काउंट दिस डिबेंचर्स वर इशूड। तो ये कितना रेट होगा? तो 2 लाख का अगर डिस्काउंट है आउट ऑफ 40 लाख के डिबेंचर्स, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 40 लाख इनटू 100 करोगे तो इसका तुम्हारा रेट आ जाएगा, यानी हमारी कंपनी ने 5% डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू करे थे। तो डिस्काउंट का रेट 5% है, प्रीमियम का रेट तुम्हारा क्वेश्चन में गिवन था, हमने प्रीमियम कितना था 20%। तो प्रीमियम 20% है, 5% तुम्हारा डिस्काउंट है,
यानी कंपनी को जो टोटल लॉस हो रहा था वो 25% का हो रहा था, जिसको हमने राइट ऑफ किया सिक्योरिटीज प्रीमियम से। तो ये सब थोड़े कंसेप्चुअल सम्स है, तुम्हें इसके लिए प्रॉपर्ली पता होना चाहिए हम किस ट्रिक से सम्स कर सकते हैं। तो खाली तुम्हें वर्किंग वाइज शो करो, तुम्हें कोई एंट्रीज नहीं बनानी, तुम्हें सिर्फ इस पर टिक मार्क करना कि हमारा आंसर कितना आएगा इसके अंदर 5%। और एग्जांपल्स पे आते हैं। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर वासु, एक नया पार्टनर हमारा वासु एडमिट हुआ है। ओल्ड पार्टनर्स परेश एंड प्रभाव हैड डेटर्स ऑफ 6,20,000 एंड द प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेब्ट्स ऑफ 20,000। एक नया पार्टनर एडमिट हुआ है, पुराने पार्टनर्स के पास डेटर्स ऑलरेडी 6,20,000 रुपए की गिवन है और प्रोविजन ऑलरेडी 20,000 का गिवन है। इन देयर बुक्स as per terms of the admission, assets were revalued and it was found that the debtors worth ₹15,000 had turned bad and hence should be written off. अब हमारे पास 15,000 के डेटर्स ने मना कर दिया, हम तुम्हें पैसे नहीं देंगे, हमारा बेड डेप्ट हो गया, जिसे हम फर्दर बेड डेप्ट कहते हैं, और बेड डेप्ट हो जाना। तो जब भी बेड डेप्ट होता है तो उसकी एक एंट्री बनती है बेड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। तो 15,000 का जब हमारा बेड डेप्ट होगा तो पहली एंट्री बनेगी बेड डेप्ट टू डेटर्स। अब अगर तुम्हारे पास प्रोविजन बना हुआ है तो हम बेड डेप्ट की तैयारी वहां से कर लेंगे, अगर प्रोविजन नहीं है फिर हमें रिवैल्यूएशन में दिखाना पड़ेगा। तो देखो यहां पे हमारे प्रोविजन ऑलरेडी कितने रुपए का था, 20,000 का, इसमें से हम 15,000 रुपए बेड डेप्ट में ट्रांसफर कर देंगे। तो दूसरी एंट्री जो तुम्हारी बनेगी वो बनेगी प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट टू बेड डेप्ट। तो एक एंट्री है बेड डेप्ट टू डेटर्स और दूसरी है प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट टू बेड डेप्ट। तो तुम देखोगे ये पहला ही ऑप्शन तुम्हारा है, बेड डेप्ट टू डेटर्स 15,000 और प्रोविजन से निकाल लिया हमने 15,000। अगर तुम्हारे पास ये प्रोविजन नहीं होता फिर हमें रिवैल्यूएशन में दिखाना पड़ता। अब हम यहां से इसको कंपेंसेट कर रहे हैं, तो इसका आंसर हमारा कौन सा होगा, फर्स्ट पार्ट। राम एंड श्याम व पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स लॉस इन द रेशियो 3:2। देयर बैलेंस शीट शोज बिल्डिंग एट ₹1,60,000। दो पार्टनर्स, उनके पास पुरानी बैलेंस शीट में बिल्डिंग ऑलरेडी 160 की अपीयर कर रही है। दे एडमिटेड मोहन एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। इन एडिशनल इंफॉर्मेशन इट इज गिवन दैट बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाय 20%। हमारी जो बिल्डिंग है वो 160 की अपीयर कर रही है और क्वेश्चन में गिवन है इट इज ऑलरेडी अंडर वैल्यूड बाय 20%, ये ऑलरेडी 20% कम दिखा रखी है। तो हमें नहीं पता इसकी रियल वैल्यू क्या है, हमें ये पता है ये जो वैल्यू है ये ऑलरेडी 20% रिड्यूस्ड है। तो हमें क्या करना है, यानी ये जो वैल्यू है ये 80% के इक्विवेलेंट हुई, क्योंकि 20% अंडर वैल्यूड है। तो अगर मेरी ओरिजिनल वैल्यू 100% है तो ये उसका 20% कम है, यानी ये जो वैल्यू है ये 80% के इक्विवेलेंट हुई। तो हम इसे कैसे निकाल सकते हैं, 160 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100, तो इसकी रियल वैल्यू आ जाएगी 2 लाख की। यानी हमारी बिल्डिंग की जो एक्चुअल वैल्यू है वो 2 लाख थी, हमने इसको कितने में दिखा रखा था, 1,60,000 में। तभी देखो ये इसका 20% अंडर वैल्यूड था। तो जब भी अंडर वैल्यूड परसेंटेज में आए तो मैं एक फॉर्मूला अप्लाई कर रखा है, 15% अंडर वैल्यूड होता तो डिवाइड बाय 85 करते। अगर ये 10% ओवर वैल्यूड होता तो डिवाइड बाय 110 करते, यानी ये जो वैल्यू है वो 10% ज्यादा होती। तो जब भी याद ना, एक बात हमेशा के लिए याद रखो इस बात को, जब भी कोई एसेट अंडर वैल्यूड हो या ओवर वैल्यूड हो परसेंटेज में, तो उसको उसके हिसाब से डिवाइड करना। अगर 20% ओवर वैल्यूड होता हम डिवाइड बाय 120 कर देते इंटू 100। तो ये इसकी रियल वैल्यू हो गई। इस एग्जाम्पल में 2 लाख रुपए आ रही है, यानी हमारी बिल्डिंग 2 लाख की थी, हमने कितने की दिखा रखी थी, 160 की। तो हमारी बिल्डिंग की वैल्यू 40,000 बढ़ जाएगी। तो हमें रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो गया 40,000 का। तो क्या पूछा हुआ है, द शेयर ऑफ लॉस और गेन ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ श्याम। श्याम का शेयर कितना तुम्हें यह बताना है। अब श्याम का शेयर तुम देखोगे तो 3:2 में से 2/5 है, तो हमारा 40 का गेन आ रहा है, उसमें हम उसका शेयर निकालेंगे, एक तो ये निकालेंगे। दूसरा, एंड करंट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग शोन इन द न्यू बैलेंस शीट इज, नई बैलेंस शीट में हमारी बिल्डिंग की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 लाख रुपए आ जाएगी। तो हमारा प्रॉफिट 40,000 का है, गेन 40 का है। 40 में से श्याम का शेयर कितना हो जाएगा, 2/5, 16,000 हो जाएगा। यानी श्याम का शेयर 16,000 और बिल्डिंग की वैल्यू 2 लाख है। अब इस एग्जाम्पल में देखोगे तो सी पार्ट आ रहा है, सी में गेन 16,000 का है और वैल्यू 2 लाख है। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा सी पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। द प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म आफ्टर रिटेनिंग 15,000 टू इट्स रिजर्व वाज बी 75,000। अब ये एक एग्जाम्पल है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का। इसमें तुम्हें एक कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट के बारे में कहा हुआ है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का मेथड यूज करना है। अब पहले अगर तुम्हें वो याद है, पहले याद कराऊं कि कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला क्या था। पहला स्टेप है टोटल कैपिटलाइज की वैल्यू, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट। फिर हम निकालते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, कैसे निकलेगा, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो हमारी गुडविल आती है। तो गुडविल इज इक्वल टू टोटल कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये तुम्हारा बेसिक फॉर्मूला है गुडविल निकालने का।
पहले हमारी कैपिटल की वैल्यू कितनी हम वो निकालते हैं प्रॉफिट के हिसाब से, फिर हमारी एक्चुअल कैपिटल कितनी है वो हम निकालते हैं एसेट्स माइनस लायबिलिटी से, और फिर हमारी गुडविल आती है। तो इसमें क्या चीज गिवन है, क्या हमें निकालना पड़ता है जरा। तुम्हारे पास प्रॉफिट दे रखा है 15,000 का, रिजर्व में डालने के बाद में 75,000, यानी कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट था वो कितना था 90,000, तो हमें ये मिल गया, ये 90,000 है हमारा। द फर्म है टोटल टेंजिबल एसेट्स 10 लाख के एंड लायबिलिटीज 3 लाख की, यानी तुम्हें ये 10 लाख दिया हुआ है, ये 3 लाख दिया हुआ है। तो एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों गिवन है, तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं, हमारा कितना आ जाएगा 7 लाख। तो हमारा एक पार्ट आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसको हम यहां पे बाद में पोस्ट कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड वाज वैल्यूड एट ₹50,000। हमें गुडविल दे रखी है 50,000 रुपीज की, ये भी गिवन है, और हमने कैपिटल निकाल लिया 7 लाख का। तो अगर हम इसमें इसको पुट करें, यहां पे हम 50,000 डाल दें, 50,000 इज इक्वल टू टोटल कैपिटलाइज वैल्यू माइनस 7 लाख, तो इससे तुम्हें टोटल कैपिटलाइज वैल्यू आ जाएगी 7,50,000 की, यानी ये हमें पता चल गया 7,50,000 है। प्रॉफिट हमें पता ही था 90,000 है, तो इससे हम रेट कैलकुलेट करें। तो पूछा क्या है, डिटरमाइन द रेट ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तुम्हें ये निकालना था रेट कितना तुम्हारा। तो कैसे पुट करेंगे, इसको यहां पे डाल देते 7,50,000 को, प्रॉफिट 90,000 का गिवन है इनटू 100 अपॉन रेट। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा रेट आ जाएगा 12%, जो कि तुम्हारा ये आंसर है 12%। तो ये भी एक गुडविल का वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का एग्जांपल है। उल्टा एग्जांपल है, गुडविल पहले दे रखी थी, तुम्हें रेट निकाल के दिखाना था। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। मोहित हैड अप्लाइड फॉर 900 शेयर्स, अभी तुम्हारा शेयर का सम है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट के हिसाब से 4 फीचर की एंट्री तुम्हें फिलअप करनी है, XYZ दे रखा है, तुम्हें ये कैलकुलेट करना है x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है और z की वैल्यू क्या है। मोहित हैड अप्लाइड फॉर 900 शेयर्स एंड वाज अलॉटेड इन द रेशियो ऑफ 3:2। मोहित के पास 900 शेयर उसने मांगे थे, और जिस ग्रुप का वो था उस ग्रुप की रेशियो थी 3:2, यानी हम हर 3 वाले को 2 शेयर दे रहे थे, और मोहित हमसे 900 शेयर्स मांगने आया था। तो हमने उसको कितने दिए होंगे, कैसे निकाल सकते हैं, 900 डिवाइड बाय 3 इंटू 2, यानी मोहित को हमने कितने शेयर्स अलॉट किए थे 600 शेयर्स, तभी वो 3:2 के ग्रुप का था। तो मोहित हमारी कंपनी में 900 शेयर खरीदने आया था, हमने उसको 600 शेयर्स दिए थे। तो याद रखना, हम जब उसके शेयर फोरफिट करेंगे तो हम 600 शेयर उसके फोरफिट करेंगे। He had paid application money of 3 per share and couldn't pay allotment money of 5 per share. उसे 3 की एप्लीकेशन दे दी, बाकी का मुझे नहीं दिया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 2 per share was not yet made. फाइनल कॉल हमने 2 रुपए की मंगाई नहीं है, तो इसका मतलब है जब हम उसके शेयर से फोरफिट करेंगे तो उसकी कॉल्ड अप वैल्यू 8 रुपीज है। 10 रुपए का शेयर था, 2 रुपए तो हमने मंगाई नहीं, तो उसको जब शेयर फोरफिट करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 8 रुपीज। 600 शेयर उसके पास है, 8 रुपए का शेयर मुझसे वापस ले रहे हैं, तो 600 इंटू 8 शेयर कैपिटल में कितना आएगा 4800। तो x की वैल्यू 4800 आनी चाहिए, यानी तुम्हारा C या B में से एक ऑप्शन हो सकता है अभी फिलहाल। अब आते हैं फोरफिटेड में कौन सा अमाउंट आता है, जितना उसने हमें पे किया था। तो मोहित हमारी कंपनी में कितने शेयर्स खरीदने आया था 900 शेयर्स पे उसने हमें कितने रुपए पे किए थे, एप्लीकेशन के 3 रुपए। तो 900 इंटू 3 अप्लाई करते हुए उसने मुझे कितने रुपए दिए थे 2700। तो देखो y का आंसर तुम्हारा 27 इन दोनों में से किस में है, B में है। बाकी का जो तुम्हारा बचेगा वो तुम्हारा शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट है। अब तुम यहां पे शेयर अलॉटमेंट भी होता है, हम कभी कभी इसके बदले में कॉल्स एंड एरियर वर्ड भी यूज करते हैं, यानी ये वो अमाउंट है जो उसने पे नहीं करा हमें अलॉटमेंट के ऊपर। तुम चाहो तो इसको भी कैलकुलेट कर सकते हो, मैं तुम्हें बताऊंगा ये अमाउंट कैसे निकला है, मतलब तुम इसको बैलेंस के हिसाब से भी निकाल सकते हो। अब ये वैसे कैसे आया है, मोहित हमारी कंपनी में 900 शेयर्स खरीदने आया था, उसने मैं एप्लीकेशन 3 रुपए की दी थी, तो उसने हमें कितने रुपए पे किए थे 2700 रुपीज, जबकि देने चाहिए थे 600 टू 1800 रुपीज। तो 2700 माइनस 1800 कितने रुपए उसके मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े हुए थे 900 रुपए। अब इसने मैं अलॉटमेंट नहीं दी, 600 शेयर है उसके, अलॉटमेंट 5 रुपीज की है, 600 इंटू 5, इससे हमें अलॉटमेंट पे 3000 देने चाहिए थे, 900 हमारे पास ऑलरेडी आ रखे थे, तो कितने रुपए पे नहीं करा 2100। तो तुम वैसे कैलकुलेट भी कर सकते हो, वैसे बैलेंसिंग फिगर भी निकाल सकते हो। मेन तुम्हें एक्स और वाई का आंसर पता चल गया, तो ये वाला ऑप्शन तुम्हारा आ रहा है बी पार्ट, तो इसका आंसर तुम्हारा बी है। तो ये 4 फीचर का एक एग्जांपल है। इसके अंदर तुम देखोगे तो ये छोटे समय तुम्हारा पूरा प्रोरेटा का कंसेप्ट आ गया। तो ये तुम्हें ध्यान देना कि तुम्हें सारी एंट्री नहीं बनानी, जितना तुम शॉर्ट में कर सकते हो उतना तुम्हारे लिए बेटर है। तो तुम्हें ये कोई वर्किंग जो मैं समझा रहा था, तुम्हें सिर्फ अपने वर्किंग नोट में लिखनी है, तुम्हें कहीं शो नहीं करनी, तुम्हें शो में सिर्फ आंसर शो करना है कि हमारा बी पार्ट है और उसका आंसर आगे लिख देना। तो ये किस तरह से सम सॉल्व हो रहे हैं उस पर ध्यान दो, ताकि तुम्हारा टाइम सेव हो, सीयूटी के अंदर भी और बोर्ड्स के अंदर भी।
एक और फोरफीचर का एग्जांपल लेते हैं। अ कंपनी forfeited 6,000 shares of 10 each, on which only application money of 3 has been paid. 4,000 these shares were reissued at rupees 12 per share is fully paid up. Amount of capital reserve will be. अब मैंने न्यूमरस स्टूडेंट्स देखे वो पूरी एंट्रीज बनाते हैं फोरफीचर की, री इशू की, कैपिटल रिजर्व की, फिर उनको यही परेशानी रहती है सर मेरा पेपर छूट जाता है, टाइम पे कवर नहीं होता। तो ये जो तुम्हें ट्रिक बता रहा हूं इस सम के लिए, वो ट्रिक कैपिटल रिजर्व तुम डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हो बिना एंट्रीज के भी, ये समझना। और ये चीज तुम्हें अभी के लिए भी और सीयूटी के लिए दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखो हम किस तरह से करेंगे। हमारी कंपनी 6,000 शेयर फोरफिट कर रही है और री इशू कितने शेयर्स कर रही है 4,000। तो क्या करो, ये समझो कि 4,000 ही फोरफिट कर रही है, जितने री इशू कर रही है मानना उतने ही फोरफिट कर रहे हैं हम, ताकि तुम्हें लास्ट में कैपिटल डायरेक्टली आ जाए। तो हम चेंज कर देते हैं दिमाग में कि हमारी कंपनी ने 4,000 शेयर ही फोरफिट करे। 4,000 शेयर्स फोरफिट करने पे उसने मैं कितने रुपए की एप्लीकेशन दी थी, 3 रुपए की। तो अगर मैं इसकी फोरफिचर की एंट्री बनाता तो हमें इसने कितने रुपए पे किए थे, 4,000 शेयर्स पे 3 रुपए। 6,000 समझो ही मत, 6,000 हम फोरफिट ही नहीं कर, हम ये मानेंगे हम 4,000 ही फोरफिट कर रहे हैं कि हमें कैपिटल रिजर्व निकालना है। पूरा सम करने के लिए तुम्हें फोरफिचर में 6,000 से एंट्री बनानी पड़ेगी, क्योंकि मैं सिर्फ कैपिटल रिजर्व निकालना है। तो उसका ट्रिक समझो, हम क्या मानेंगे कि जितने कंपनी शेयर्स री इशू कर रही है उतनी हमने फोरफिट करे होंगे। तो हम क्या करें, 4,000 इंटू 3, यानी इसने हमें कितने रुपए पे करे होंगे, 12,000। तो हमारी कंपनी ने जब इसके शेयर्स छीने उस पर कंपनी को 12,000 का प्रॉफिट हुआ। अब री इशू करते हुए तुम देखोगे दी शेयर्स वर री इशूड एट रुपीज 12 पर शेयर फुल्ली पेड अप। 10 का शेयर हमने 12 में दिया, यानी री इशू करते हुए हमें कोई लॉस हुआ ही नहीं, कंपनी ज्यादा में दे रही है। तो हमारा जो प्रॉफिट हुआ 12,000 का, इसमें से कुछ लॉस हो ही नहीं रहा री इशू की एंट्री पर। तो यही 12,000 हमारा काम पे चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में। तो हमें कोई एंट्री नहीं बनानी पड़ी, हमने डायरेक्टली अमाउंट कैलकुलेट कर लिया। अगर कुछ लॉस होता भी री इशू पे तुम्हें 2,000 का लॉस हो जाता तो 12,000 माइनस 2,000 फिर तुम्हारा 10,000 आंसर आ जाता। तो क्या करना है, इसका ट्रिक समझो। जब भी तुम्हारा कैपिटल रिजर्व निकालने का क्वेश्चन आएगा कोई, तो उसको कैसे करना। अगर कंपनी 5,000 शेयर फोरफिट कर रही है, 4,000 री इशू कर रही है, ये मानो 4,000 ही फोरफिट कर रही है, उससे कैलकुलेट कर लो दिमाग में कि उसने हमें कितने रुपए पे किए थे। री इशू का जो लॉस है उसमें से माइनस कर दिया विदाउट मेकिंग एनी एंट्री, तुम्हारा डायरेक्टली अमाउंट आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। ऑन 1 April 2019 a company took a loan of rupees 80 lakhs on security of land and building. This loan was further secured by issue of 40,000 debenture of 100 each as collateral security. हमारी कंपनी ने बैंक से लोन लिया 80 लाख रुपीस का। हमने क्या गिरवी रखा था उसके बदले में, लैंड एंड बिल्डिंग। उसके अलावा बैंक ने हमसे डिबेंचर्स और मॉर्गेज करवाए 40,000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच, 40 लाख के ये भी मॉर्गेज करवाए। ऑन 31 मार्च द कंपनी डिफॉल्टेड ऑन रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ दिस लोन। कंपनी ने आगे लोन की पेमेंट नहीं कर पा रही। Consequently, on 1 April, the land and building were taken over and sold by the bank for rupees 70 lakhs. बैंक ने हमारा लैंड एंड बिल्डिंग बेच दिया, 70 लाख वहां से रिकवर कर लिया। फॉर द बैलेंस अमाउंट डिबेंचर्स वर सोल्ड इन द मार्केट ऑन 1 May। फिर उन्होंने हमारे डिबेंचर्स भी मार्केट में बेच दिए। अब इतनी बड़ी कहानी, पूछा सिर्फ इतना है, फ्रॉम विच डेट वुड द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स बिकम पेबल बाय द कंपनी। कंपनी कब से इंटरेस्ट पे करना शुरू करेगी? जब तक बैंक अपने पास सिर्फ डिबेंचर्स रखता है, मॉर्गेज करता है, तब तक बैंक की कोई लायबिलिटी नहीं बनती हमारे डिबेंचर्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। जब वो हमें हमारे डिबेंचर मार्केट में बेच देगा तब से लायबिलिटी हमारी स्टार्ट हो जाएगी। तो तुम्हें सिर्फ ये बताना इंटरेस्ट कब से पेबल होगा। तो कब बिके हमारे डिबेंचर्स मार्केट में, 1 May को, तो तब से हमारा पेबल है। तो तुम्हें बस इस पर टिक मार्क करना है। 1 May का सम बहुत बड़ा है, लगता है बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी है, कुछ नहीं, तुम्हें सिर्फ डेट बतानी थी कि कब से हमें इंटरेस्ट देना शुरू करना पड़ेगा इन डिबेंचर्स के ऊपर। तो जब वो हमारे सेल हो रहे मार्केट के अंदर, तब से हम उसको डिबेंचर पे इंटरेस्ट देना हम स्टार्ट करेंगे। तो तुम्हें सिर्फ ये टिक मार्क करना है इसके अंदर, 1 May से हमारा इंटरेस्ट ड्यू होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल तुम्हारा डिसोल्यूशन के बारे में। रमा अ पार्टनर टुक ओवर मशीनरी ऑफ रुपीज 50,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ अवर लोन ऑफ रुपीज 60,000। रमा हमारा एक पार्टनर है, उसका लोन था 60,000 का। उसने क्या किया, उस लोन के बदले में हमारी मशीनरी टेक ओवर कर ली। मशीनरी वॉज ऑलरेडी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब ध्यान रखना, रमा ने फुल सेटलमेंट में मशीनरी ली है, इसके अलावा वो कुछ नहीं ले रही। तो अगर तुम्हें नॉर्मल एंट्री पता हो, पहले तो अगर हम इसकी एंट्री की बात करें तो एंट्री बनती है रमाज लोन, लायबिलिटी हमारी खत्म हो गई, डेबिट कर देंगे। उसने हमारी मशीनरी ली जो ऑलरेडी रियलाइजेशन में ट्रांसफर्ड है, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट, और बाकी का 10,000 रुपए इसने हमारे छोड़ दी, ये हमें गेन हो गया, वो भी कहां पे ट्रांसफर होगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट में।
तो जो एसेट ले रहा है वो भी रियलाइजेशन में आएगा और जो हमें गेन हो गया वो भी रियलाइजेशन में आएगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, हाउ इट विल अफेक्ट द रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन में कितना आएगा वो पूछा हुआ है। तो एग्री करो, ये एंट्री रियलाइजेशन में 2 बार आएगी, टोटल अमाउंट कितना आएगा 60,000 का। तो देखो क्या आंसर तुम्हें लिखना है, पहला है रियलाइजेशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय ₹60,000। तो यही हमारा आंसर है, इसको तुम टिक मार्क कर दोगे कि हमारा जो रियलाइजेशन है वो 60 से क्रेडिट हो रहा है। तो ये इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। दादा, यूवी एंड वीरू 3 पार्टनर्स है, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। देयर बुक शुड वर्कमैन्स कंपेंसेशन रिजर्व ऑफ 1 लाख। अब ये फिर से डिसोल्यूशन के बारे में ही है। 1 लाख का हमारा वर्कमैन्स कंपेंसेशन रिजर्व है। वर्कमैन क्लेम अमाउंटेड ₹60,000। 1 लाख में से वर्कर्स हमसे 60,000 का क्लेम मांग रहे हैं। हाउ विल अफेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। तो पहले तुम्हें थोड़ा टॉपिक बता दूं, जितना वर्कर्स क्लेम मांगते हैं उतना ही रियलाइजेशन में ट्रांसफर होता है, उतने की पेमेंट होती है, और जो रिमेनिंग बच जाता है वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो यहां पे देखो कौन सा ऑप्शन है तुम्हारा, पहला ओनली 40,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, दूसरा 1 लाख विल बी क्रेडिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट एंड 60 विल बी पेड ऑफ। थर्ड देखना ध्यान से, ₹60,000 विल बी क्रेडिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट एंड विल बी इवन पेड ऑफ। 60 ही हम ट्रांसफर करेंगे, 60 की पेमेंट करेंगे एंड बैलेंस 40 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। तो ये हमारा सही ऑप्शन, हम 60 को ट्रांसफर करेंगे, 60 की पेमेंट करेंगे और जो 40 बच जाएगा वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तुम्हारा इसमें सही ऑप्शन कौन सा है, सी वाला। नेक्स्ट आते हैं एक और सम के ऊपर। इक्का दुक्का एंड टिक्का 3 पार्टनर्स है, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। देयर फिक्स्ड कैपिटल बैलेंस वर 5 लाख, 4 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। 3 पार्टनर्स थे, तीनों ही कैपिटल दे रखी है। फॉर द ईयर एंड 31 मार्च प्रॉफिट्स ऑफ ₹84,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम एज पर द पार्टनरशिप डीड। हमारी कंपनी ने क्या किया, 84,000 का प्रॉफिट तीनों में डिवाइड कर दिया, हमने ध्यान ही नहीं दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने पर। अब ये पास्ट एडजस्टमेंट का पूरा सम है और तुम्हें आंसर सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में देना है, खाली तुम्हें इनमें से टिक मार्क करना है कौन सा तुम्हारा सही है। तो ना तुम्हें कोई टेबल क्रिएट करे ना कुछ बनाना है, तो खाली क्वेश्चन सुन लो क्या है। हमारी कंपनी ने 84,000 का प्रॉफिट तीनों में डिवाइड कर दिया 2:1 में विदाउट अलाउइंग 10% IOC। While passing an adjustment entry, which of the following is correct? इनमें से 4 में से कौन सा ऑप्शन सही है तुम्हें वो बताना। अब इसमें एक बहुत बड़ा कैच है सम के अंदर, अगर तुम 10% निकालोगे तीनों की कैपिटल्स का, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख का, तो ये आ रहा है 50,000, 40,000, 30,000। तो एग्री करना, हमें इसका मतलब है IOC देना है 120 का, जबकि कंपनी में प्रॉफिट सिर्फ 84,000 ही है। तो एक टॉपिक था, अगर तुम्हें याद हो, इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स का, कि अगर प्रॉफिट्स कम पड़ते हैं तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं। तो एग्री करना, अगर हमारे पास हम IOC देते भी तो हम पूरा नहीं देते, क्योंकि कंपनी में इतना प्रॉफिट ही नहीं था, यानी हमारे पास जो प्रॉफिट अवेलेबल है वो सिर्फ 84,000 का ही है। तो हम तीनों पार्टनर्स को प्रॉपर्ली बताएंगे कि भैया हम तुम्हें तीनों को पूरा इंटरेस्ट नहीं दे सकते, क्योंकि कंपनी में इतना प्रॉफिट ही नहीं है, इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स है। तो हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट अवेलेबल है ना उसी को तुम्हारी रेशियो में बांट देंगे, 5:4:3 में। तो इसकी तुम्हें रेशियो बनानी पड़ेगी, यानी अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते भी तो पूरा नहीं देते, 84,000 को कौन सी रेशियो में बांटते हैं, 5:4:3 में। तो तीनों को IOC कितना मिलता, 5:4:3 के हिसाब से 35,000, 28,000, 21,000। हमने क्या किया, ध्यान से सुना, 84,000 को तीनों में डिस्ट्रीब्यूट किया, कौन सी रेशियो में, 5:4:3 में। अब ये टॉपिक के अंदर तुम्हें समझना है कि इनएडिक्वेट है, हमारे कंपनी में प्रॉफिट इतना था ही नहीं, तो हमें इतना देना था। अब हमने क्या किया, ये तो दिया नहीं, 84,000 का प्रॉफिट कौन सी रेशियो में बांट दिया, 2:1 में। यानी इन तीनों को ये मिलना चाहिए था, ये तो मिला नहीं, हमने गलती से 84 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तुम्हें सिर्फ तिक्का के बारे में पूछा, तिक्का को कितना पैसा मिल रहा है, तो देखना तिक्का को हमें देने चाहिए 21,000, हमने उसको दिया 16,800, तो उसे हमें और कितने रुपए देने हैं, 4,200 रुपीज देने। तो देखो इसके अंदर एक ऑप्शन है, तिक्का विल बी क्रेडिटेड बाय ₹4,200। तो तुम्हारा यही सही आंसर है इसके अंदर, कि मैं तिक्का को कितने से क्रेडिट करना है, 4,200 से। उसको इतने देने थे, इतने हम ऑलरेडी दे चुके हैं, तो 4,200 उसको और देंगे। तो बिना टेबल बनाए हमने डायरेक्टली खाली 2 लाइंस में लिखा है क्या उनको देना चाहिए था और हमने उनको क्या दिया है, हम सिर्फ उनको कंपेयर करके हमारी एंट्री बना रहे हैं। ऑल्टरनेटिवली अगर तुम्हें पता हो तो इसकी टेबल बनती थी। अब देखो तुम उन सब में टाइम वेस्ट करो टेबल बनाने में, फोर फीचर के पूरी एंट्रीज बनाने में, तो ऑब्वियसली तुम्हारा पेपर छूटेगा ही। तो प्लीज ये इसलिए बोल रहा हूँ, ये सीरीज तुम्हारी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तुम इसमें डायरेक्टली कैसे सम्स कर सकते हैं बिना पूरा टेबल क्रिएट करे या बिना कोई ट्रेडिशनल तरीका यूज करे, वो तुम्हें मेन समझना है, जो तुम्हें CUT में भी बहुत हेल्पफुल होने वाला है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन मशीनरी अपीयर्स एट ₹10 lakhs
एंड accumulated depreciation for the machinery appears at rupees 6 lakhs. डिसोल्यूशन हो गया, फर्म का 10 लाख रुपए की हमारी मशीनरी अपीयर कर रही थी, उस पर डेप्रिसिएशन हम कितने का लगा चुके हैं, 6 लाख का, यानी हमारी जो बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी वो कितनी है इस वक्त, एट प्रेजेंट 4 lakhs है. दिस मशीनरी इज टेकन ओवर बाय क्रेडिटर ऑफ रुपीज 540 एट 5% बिलो द नेट वैल्यू. हमारे कुछ क्रेडिटर्स थे 5,40,000 के, उन्होंने हमारी मशीनरी लेने का बोला कि हम तुम्हारी मशीनरी टेक ओवर कर लेते हैं. हमारी जो मशीनरी की बुक वैल्यू 4 lakhs है, अब क्रेडिटर्स ने बोला हम तुम्हारी ये मशीनरी की वैल्यू 5% लेस करके टेक ओवर करेंगे. तो इसका अगर 5% लेस करें तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 380. यानी 540 के क्रेडिटर्स हमारी जो मशीनरी है वो कितने में टेक ओवर करें, 380 में. तो 540 माइनस 380, यानी इनको कितने रुपए पे करने बाकी है, 540 माइनस 380, 160 में इनको और पे करना पड़ेगा. अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, बाय व्हाट अमाउंट शुड द बैंक अकाउंट बी क्रेडिटेड फॉर दिस ट्रांजेक्शन. हमें बैंक से कितने रुपए पे करने पड़ेंगे उनको, तो बैंक से हमें कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, 160, यानी हमारा इसका आंसर कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा. एक और एग्जांपल, राहुल, समर्थ और अयान 3 पार्टनर्स आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो 5:4:3. अयान्स फिक्स्ड कैपिटल बैलेंस ऑन 31st March वाज 2,70,000. Which of the following items would have affected the capital account? हमारी कैपिटल 270 की है, फिक्स्ड है. तुमसे पूछ रहे इन कौन से ट्रांजेक्शन में से हमारे कैपिटल पे अफेक्ट आता है जब कैपिटल फिक्स्ड होती है. तो भाई तुम्हें याद हो, जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो सिर्फ एडिशनल कैपिटल से फर्क पड़ता है या कैपिटल ड्रॉइंग से फर्क पड़ता है, और किसी से फर्क नहीं पड़ता. तो देखो इसमें क्या क्या ऑप्शंस है, प्रॉफिट लॉस से फर्क नहीं पड़ता, एडिशनल कैपिटल से फर्क पड़ेगा, रिडक्शन ऑफ कैपिटल से भी फर्क पड़ेगा, बोथ बीएनसी यानी इन दोनों से हमारा फर्क पड़ेगा. अब यहां पे क्या लिखा है कि हमारी रिडक्शन ऑफ कैपिटल हो रही है कैपिटल एडजस्टमेंट की वजह से. तो जब तुम कैपिटल एडजस्टमेंट करोगे तो पार्टनर से कैपिटल चेंज होगी, तो बी की वजह से और सी की वजह से, दोनों की वजह से हमारा फर्क पड़ रहा है. तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा तुम्हारा, बी एंड सी है. एक और थियोरेटिकल पार्ट है, शेयर्स इशूड एज स्वेट इक्विटी कैन बी. पहले स्वेट इक्विटी क्या होता है, हम अपने एम्प्लॉयज को शेयर्स दे रहे एक प्री डिटरमाइंड प्राइस के ऊपर. अब वो प्री डिटरमाइंड प्राइस कुछ भी हो सकता है, पार पे हो सकता है, डिस्काउंट पे हो सकता है, प्रीमियम पे हो सकता है. ज्यादातर हम ये सुनते हैं कि हम सस्ते में दे रहे हैं, मगर ये भी पॉसिबल हम पार पे भी दे सकते हैं, प्रीमियम पे भी दे सकते हैं. तो स्वेट इक्विटी का मतलब अपने शेयर, अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको शेयर्स अलॉट कर रहे हैं. तो वो पार पे भी हो सकते हैं, प्रीमियम पे भी हो सकते हैं और डिस्काउंट पे भी हो सकते हैं, तीनों पे हो सकते हैं. तो इसका आंसर है ऑल आर करेक्ट, सारे ऑप्शन सही है, तुम किसी में भी उनको शेयर्स दे सकते हो. तो बस स्वेट इक्विटी का वापस मीनिंग समझे एक बार. स्वेट इक्विटी का मतलब है अपने एम्प्लॉयज को एक प्री डिटरमाइंड प्राइस के ऊपर शेयर्स अलॉट कर देना, उसको हम कहते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स. तो स्वेट इक्विटी शेयर्स इस एग्जांपल में हम तीनों पे अलॉट कर सकते हैं. नॉर्मली ज्यादातर देखा गया या बुक में भी तुम देखोगे तो ये लिखा है कि हम नॉर्मली डिस्काउंट पे देते हैं. मैं याद ना, तीनों में दे सकते हैं, पार पे भी, प्रीमियम पे भी और डिस्काउंट के ऊपर भी. एक और शेयर्स के एग्जाम्पल लेते हैं, फिर से तुम्हें कैपिटल रिजर्व का निकालना है. 2000 शेयर्स अलॉटेड टू मिस रीगल ऑन विच 80 ईच कॉल्ड अप and 50 paid were forfeited and reissued for 70 each as rupees 90 paid up. हमने 2000 शेयर फॉरफिट करें, 2000 ही रीइश्यू करें, हमें कैपिटल रिजर्व निकालना है. तो आज हमने पहले भी एक एग्जांपल देखा था. तो देखो अगर तुम्हारी कंपनी 2000 शेयर फॉरफिट कर रही है, 80 रुपीज कॉल्ड अप है, उसमें उसने 50 दिए थे, तो 2000 इंटू 50 कितने रुपए का हमें प्रॉफिट हो गया, 1 लाख का. तो हमें 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है शेयर्स छीनने पर, फॉरफिट करने पर. यही 2000 शेयर हमने रीइश्यू कर दिए फॉर रुपीज 70 ईच, 90 पेड अप. 90 का शेयर हम 70 में दे रहे हैं, हमें कितने रुपए का लॉस हो गया, 20 रुपीज का. सर मुझे तो कभी यही नहीं समझ में आता, 90 का 70 में दिया कि 70 का 90 में दिया है. तो उसका ट्रिक समझो, जहां पे भी फॉर लगा हुआ है ना, फॉर या एट, इतने में दिया गया, तो यहां पे अगर लिखा है फॉर रुपीज 70, यानी हमने इतने रुपए में दिया 90 रुपीज का शेयर. तो 90 का शेयर अगर तुम 70 में दोगे तो हमें लॉस कितने हो जाएगा, 20 रुपीज का. हमारी कंपनी 2000 शेयर रीइश्यू कर रही है, तो 2000 इंटू 20 कितने रुपए का लॉस हो गया, 40,000 का. यानी कंपनी को 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है शेयर्स छीनने पर और 40 का लॉस हो रहा है रीइश्यू करने पर. तो नेट गेन हमारा कितने का हो गया, 60 का. ये हम कहां पे ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटलिज्म में. तो इसका आंसर तुम्हारा बी है, 60,000 का. तो आज हमने कुछ पार्टनरशिप से रिलेटेड, शेयर से रिलेटेड कुछ हमने एग्जांपल्स कवर करे. तो ये वीडियो को तुम बार बार देखते रहो ताकि तुम्हारा क्लियर होता रहे कंसेप्ट कि हमें किस तरह से सम को सॉल्व करना है, किस तरह से अप्रोच करनी है, क्योंकि अल्टीमेट हमारा एम तुम्हें पता है CUT में क्रैक करना है. तो उसके लिए भी ये वीडियोस तुम्हारी बहुत हेल्पफुल होने वाली है. थैंक्स फॉर वॉचिंग.